भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं गुरुदेव द्वारा रचित पुस्तक ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जिसके प्रस्तुतकर्ता परम आदरणीय डॉक्टर अमरनाथ सारस्वत व संगीता सारस्वत जी हैं। तरीके से हमारे को प्रभावित कर सकता है। इसी कड़ी में गुरुदेव आगे कह रहे हैं कि जो ये सूक्ष्म जीवी हैं, ये कितना अधिक हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और कितना अधिक हमारी मदद कर सकते हैं। इन सब के द्वारा हमें मैसेज क्या ग्रहण करना है कि देखो कितने छोटे छोटे जीव भी इस महान ईश्वर ने बनाए हैं, और इन ईश्वर की महानता का पता इसी बात से लगता है कि एक अत्यंत छोटी कोशिका और कितने बड़े बड़े काम कर रही है। तो आइए ईश्वर की महानता की एक झलक पाने के लिए सूक्ष्म जीवियों के बारे में और अधिक पढ़ते हैं। आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। शुरुआत करते हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी शर्मा के स्मरण से, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव ने बताया कि जो हार्मोन चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं, उनको प्राप्त करना अभी तक बहुत कठिन था, लेकिन सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में हुई खोज ने इसे सरल बना दिया है। और इसी बारे में गुरुदेव ने बताया कि कोलेस्ट्रॉल नामक एक पदार्थ प्राप्त किया जाता था भेड़ की ऊन की फैट से। भेड़ की ऊन की फैट से कोलेस्ट्रॉल नामक एक पदार्थ प्राप्त किया जाता था, और उससे हार्मोन प्राप्त किए जाते थे, उन्हें हार्मोनों में बदला जाता था। पर कोलेस्ट्रॉल से हार्मोन बनाने के जो विधियां अभी तक थी, वो रासायनिक विधियां थी। इसमें कोलेस्ट्रॉल को हार्मोनों में बदलना बहुत कठिन होता था। कुछ समय पूर्व ऐसे सूक्ष्म जीवी खोज निकाले गए हैं जो कोलेस्ट्रॉल को हार्मोनों में बदलने में मददगार सिद्ध हुए। यानी कि अभी तक मनुष्य क्या करता था, भेड़ की ऊन की फैट में से कोलेस्ट्रॉल प्राप्त करता था, फिर बहुत केमिकल रिएक्शंस के द्वारा उनसे हम लोग हार्मोन बनाते थे जो चिकित्सा में काम आते थे। वो हार्मोन कैसे, जैसे परिवार नियोजन के लिए कुछ स्त्रियां टैबलेट्स खाती हैं, एक गोली रोज खाते रहो तो उससे बच्चा पेट में नहीं आता, परिवार नियोजन संभव हो सकता है। तो गुरुदेव लिख रहे हैं कि इससे एक बड़ा फायदा होगा, परिवार नियोजन की निरोधक गोलियों के सुलभ होने तथा उनकी अंधाधुंध मूल्य वृद्धि रोकने का। क्योंकि जब वो केमिकल तरीके से हम भेड़ की ऊन में से फैट निकालेंगे, उससे कोलेस्ट्रॉल निकालेंगे, फिर केमिकल रिएक्शन से उसे हार्मोन में बदलेंगे, तो हार्मोन की कॉस्ट बढ़ जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ, सूक्ष्म जीवियों का पता चल गया, वो सूक्ष्म जीवी जो कोलेस्ट्रॉल को हार्मोन में बदल देते हैं, तो बहुत आसान हो गया और परिवार नियोजन की जो टैबलेट्स है वो सस्ती हो गई। ये गोलियां मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका के पहाड़ी इलाकों में उगने वाले अरबी से निकाले जाने वाले एक रासायनिक पदार्थ से बनने वाले दो रूढ़ हार्मोन से बनती हैं। मैक्सिको में और मध्य अमेरिका में जो पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां पे एक कंद होता है। कंद मतलब जो अरबी की तरह से जमीन के नीचे पैदा होता है, और इससे केमिकल एक निकलता था, उस केमिकल से भी गोलियां बनती थी, हार्मोन बनते थे। इस पदार्थ का वार्षिक उत्पादन लगभग 700 टन प्रतिवर्ष होता है। एक टन में 1000 किलो होता है, तो लगभग 7 लाख किलो ये केमिकल बनता था। किंतु जिन जंगली पौधों से ये केमिकल निकाला जाता है, वे बड़ी मात्रा में चुन लिए गए, मतलब उनको काट लिया गया है, जबकि उनकी पैदावार देर से होती है तथा कठिनाई से होती है। इससे इनका मूल्य लगातार बढ़ रहा था।
अब कोलेस्ट्रॉल के रासायनिक परिवर्तन हेतु सहायक सूक्ष्म जीवों की खोज से यह समस्या भी सुलझी है। इसी तरह विश्व खाद्य समस्या के समाधान में भी सूक्ष्मजीवी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। आप सबको पता है ना कि जो हम भोजन करते हैं उसमें 6 इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, और 3 छोटे छोटे जो तत्व होते हैं जो कम मात्रा में चाहिए वो हैं विटामिन्स, मिनरल्स और पानी। तो जो मुख्य तत्व हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, उसमें से प्रोटीन की बहुत आवश्यकता रहती है। कार्बोहाइड्रेट तो हम लोगों को मिल जाता है आलू से, चावल से और भी अनेक मीठी चीजों से, लेकिन जो प्रोटीन है ये बहुत आवश्यक पदार्थ होता है हमारे भोजन का। तो इसी तरह विश्व खाद्य समस्या के समाधान में भी सूक्ष्मजीवी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। प्रतिवर्ष बढ़ने वाली 7 करोड़ की आबादी को 20 लाख टन अतिरिक्त प्रोटीन चाहिए। गुदेर ने जब ये पुस्तक लिखी थी तो प्रत्येक वर्ष लगभग 7 करोड़ की आबादी बढ़ती थी, लेकिन अब आज की तारीख में हमारी पृथ्वी की आबादी लगभग 8 अरब है। 8 अरब मतलब 800 करोड़। इन 800 करोड़ में से प्रतिवर्ष 1% आबादी बढ़ जाती है। तो ये 1% यानी अब तो 8 करोड़ मनुष्य प्रतिवर्ष नए बढ़ जाते हैं। तो ये जो नई आबादी जो बढ़ जाती है इसको 20 लाख टन अतिरिक्त प्रोटीन चाहिए। इसके लिए 4 करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन पे सोयाबीन की खेती की जरूरत पड़ेगी। अगर इतने सारे लोगों को प्रोटीन चाहिए तो सोयाबीन उगाना पड़ेगा, जबकि एक कोशिकीय प्रोटीन के व्यापक पैमाने पर उपयोग करने पे 200 घन मीटर धारिता वाले 2000 टैंक 20 लाख टन अतिरिक्त प्रोटीन सूक्ष्म जीवों की सहायता से तैयार करने के लिए काफी होंगे। गुदेव कह रहे हैं कि इतनी ही प्रोटीन अगर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से, सिंगल सेल वाले कोशिकाओं वाले, एक कोशिकाओं वाले जीवधारियों से, सूक्ष्म जीवियों से अगर हम प्रोटीन प्राप्त कर लें तो ये प्रोटीन हम बहुत थोड़ी सी जगह पे पैदा कर सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीवियों को पैदा करने के लिए हमें टैंक चाहिए होंगे। टैंक में थोड़ा सा उनके खाने पीने की चीजें रख दो, जैसे ग्लूकोज वगैरह, उसको खा के वो सूक्ष्म जीवी बढ़ेंगे और उनके शरीर में जो प्रोटीन है वो प्रोटीन हम मुश्किल से 200 घन मीटर धारिता वाले 2000 टैंक भी अगर हम ले लेंगे तो, या तालाब बना लेंगे, 2000 तालाब बना लेंगे तो उसमें इतनी प्रोटीन पैदा हो जाएगी कि हम प्रतिवर्ष जो 8 करोड़ लोग नए आ रहे हैं इस धरती पर उनके लिए हम प्रोटीन तैयार कर सकते हैं। इस विधि से इस 20 लाख टन अतिरिक्त प्रोटीन के लिए सिर्फ 1 हेक्टेयर जमीन पर्याप्त होगी। अगर हम सोयाबीन उगाएं तो सोयाबीन उगाने में हमें कम से कम 4 करोड़ हेक्टेयर जमीन चाहिए, और जबकि अगर यही प्रोटीन हम एक कोशिकीय जीव से प्राप्त करें तो ये सूक्ष्म जीव हमें केवल 20 लाख टन प्रोटीन 1 हेक्टेयर जमीन में पैदा करके दे देंगे। सोयाबीन उत्पादन की वर्तमान विधि द्वारा इतने ही प्रोटीन के उत्पादन हेतु वांछित भूमि का यह केवल 4 करोड़वां हिस्सा है। 1/4 करोड़ हिस्से में ही सूक्ष्म जीवी उतनी प्रोटीन पैदा कर देंगे। इसी तरह औद्योगिक प्रक्रिया से काफी मात्रा में बनने वाले कूड़े का उपयोग प्रोटीन बनाने में तथा बढ़ाने में किया जा सकता है सूक्ष्म जीवियों की सहायता से। यदि विश्व के वर्तमान तेल उत्पादन से संपूर्ण पैराफिन को प्रोटीन में बदल दिया जाए तो लगभग 70 करोड़ टन प्रतिवर्ष का उत्पादन होगा। दुनिया का 10% दूध प्रतिवर्ष पनीर बनाने के काम में आता है। आप सबको मालूम है ना, आप सबको मालूम है कि जो हम दूध से पनीर बनाते हैं, ये पनीर बनाना फर्मेंटेशन के द्वारा, इसमें जीवाणु थोड़े से दूध में डाल दिए जाते हैं जिससे वो पनीर बन जाता है। इस प्रक्रिया में प्रोटीन जमाने के लिए दुधमुहे बछड़े के पेट से प्राप्त होने वाला एक किण्वाणु जिसका नाम रेन्नेट है मिलाना जरूरी होता है। दूध से पनीर कैसे बनता है? दूध से पनीर बनाने के लिए उसका फर्मेंटेशन होना आवश्यक है, और इसके लिए क्या चाहिए था? एक किण्वाणु। ये किण्वन हिंदी का एक शब्द है, इंग्लिश में इसके लिए शब्द होता है फर्मेंटेशन। जैसे अंगूर के रस से शराब बनाई जाती है, गन्ने के रस से भी हम इसी तरह से
अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाते हैं फर्मेंटेशन के द्वारा, और सिरके से भी फर्मेंटेशन के द्वारा हम लोग तमाम चीजें बनाते हैं। तो फर्मेंटेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे काम करने के बाद हम उसका स्वरूप बदल देते हैं। जैसे फर्मेंटेशन आपने किया तो फर्मेंटेशन में दूध से पनीर बन गया, गन्ने के रस से शराब बन गई, और अंगूर के रस से शराब बन गई। तो ये फर्मेंटेशन है। ये फर्मेंटेशन के लिए जो जीवाणु चाहिए उनको किण्वाणु कहते हैं। तो ये जो किण्वाणु हैं ये दुधमुहे बछड़े के पेट से, क्योंकि आपने देखा होगा छोटे बच्चों को दूध पिलाओ तो थोड़ी देर बाद अगर बच्चा उल्टी कर दे तो वो दूध नहीं निकलता, वो फटा हुआ दही निकलता है, क्योंकि अंदर पेट में जाकर के वो दही के रूप में बदल जाता है, वो दूध फट जाता है, वो दही बन जाता है उसका, और आगे चल करके उसका पाचन शुरू हो जाता है। तो दूध से पनीर बनाने के लिए भी फर्मेंटेशन करना होता है, और इसके लिए रेन्नेट नाम का एक किण्वाणु जो कि दुधमुहे बछड़े के पेट से मिलता था, इस रेन्नेट के लिए प्रतिवर्ष 4 करोड़ बछड़ों का वध किया जाता था। क्योंकि विदेशों में पनीर बहुत खाते हैं लोग, तो वो छोटे छोटे गाय के बछड़ों को मारकर उनके पेट से। बेटा ओम, आवाज आ रही है कि नहीं? अच्छा, महिमा दीदी कह रही है कि अपना माइक कनेक्ट करें। नहीं, किन्हीं एक सज्जन ने हैंड रेस करा था, लेकिन यदि आवाज हाँ। नहीं आ रही होती तो सबकी तरफ से ऑब्जेक्शन होता। ओके आवाज ओके आ रही है, आ रही है आवाज अंकल। ओके। जिन्होंने अच्छा कहा था हैंड रेस करा था, हमने उनको पर्सनल मैसेज कर दिया था कि वो अपना सिस्टम चेक करें। ओके ओके। जी भैया, मैं तो उन्हीं के लिए लिखा था। विदेशों में पनीर की उपयोगिता बहुत है, पनीर बहुत प्रयोग करते हैं वो लोग। तो पनीर वो लोग बनाने के लिए करीबन 4 करोड़ बछड़ों का वध करते थे, और उनके पेट से फिर वो किण्वाणु निकालते थे, रेन्नेट। तो रेन्नेट के लिए उन्होंने पनीर का उत्पादन तो खूब बढ़ा दिया, पर रेन्नेट की कमी होने लगी। भाई कितने बछड़े मिलेंगे आपको, पनीर तो बहुत ज्यादा चाहिए। तो सूक्ष्म जीव विज्ञानियों ने फफूंदी के विलगन से रेन्नेट की तरह के किण्वाणुओं के उत्पादन की विधि खोजी। अब गुरुदेव बता रहे हैं कि पश्चिम में फिर उन्होंने देखा कि पनीर बनाने के लिए बहुत सारे बछड़े मारने पड़ते हैं, तो उन्होंने सूक्ष्म जीवियों का सहारा लिया, और सूक्ष्म जीवियों में फफूंदी के विलगन से रेन्नेट की तरह के ही फर्मेंटेशन वाले उन्होंने पार्टिकल्स निकाले। इससे सर, केवल पनीर 1 बनाने ग्राम के लिए बछड़ों को क्यों मारना पड़ता था? बछड़े के पेट में रेन्नेट नाम का एक फर्मेंटेशन का पार्टिकल होता है, रेन्नेट। तो ये पार्टिकल लेने के लिए, मतलब वो फर्मेंटेशन दूध का करने के लिए बछड़े मारते थे। करीबन 4 करोड़ बछड़े प्रतिवर्ष मारते हैं, और उसके पेट से वो लोग रेन्नेट एक निकालते थे फर्मेंटेशन के लिए, एक पार्टिकल, उससे वो पनीर बनाते थे। लेकिन पिछले काफी समय से उन्होंने क्या देखा कि सूक्ष्म जीव विज्ञानियों ने एक तरह की फफूंदी को लिया उस। जी बेटा श्वेता। सर, मेरा ये प्रश्न है कि पनीर तो हम नींबू से भी बना सकते हैं, नींबू से भी दूध फट जाता है, और भी किसी सिट्रस चीज से दूध फट जाता है, बट उसके लिए बछड़े का रेन्नेट, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। बेटी हम लोग जो हिंदुस्तान में जो पनीर खाते हैं वो पनीर केवल दूध को फाड़ के तैयार कर लेते हैं, है ना। लेकिन विदेशों में तुमने कभी पनीर नहीं खाया होगा। उनके यहाँ जो पनीर मिलता है उसे हम चीज कहते हैं। अपने यहाँ जो पनीर है उससे वो काफी अलग तरह का होता है। मैंने विदेशों में देखा है, और बड़ा दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि वो लोग उस पनीर में तरह तरह के स्वाद पैदा करने के लिए क्या करते हैं। ये पनीर हमने बनाया और बछड़े की खाल में लपेट के रखा, ये पनीर हमने बनाया और ये हमने फलानी खाल में रखा। अलग अलग तरह के जानवरों की खाल में रखते हैं, अलग अलग तरह की सुगंध आती है, अलग अलग तरह का फ्लेवर आता है। फ्लेवर जो होता है बेटा, इट इज अ मिक्स्ड सेंसेशन ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। फ्लेवर का मतलब होता है टेस्ट भी हमारी जीभ को आए और नाक को स्मेल आए। तो फ्लेवर इज अ मिक्स्ड सेंसेशन ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। तो अलग अलग फ्लेवर डालने के लिए वो पनीर को तरह तरह से फर्मेंट करते हैं और तरह तरह की जानवरों की खाल में लपेट के रखते हैं। मतलब बिकते समय भी वो कहीं भेड़ की खाल में रखा हो, कहीं गाय की खाल में रखा हो, सुअर की खाल में रखा हो, सबके अलग अलग स्वाद है,
सबको अलग अलग तवे से तैयार किया है। जो हम लोग पनीर खाते हैं ना बेटा, सफेद रंग का, वो पनीर नहीं खाते। वो लोग अलग तवे का चीज खाते हैं, जिसे एक्चुअली वो पनीर कहते हैं। वो तुमने यहाँ पे देखा होगा, ब्रेड के बीच में लगा के हम लोग दो ब्रेड लो, हाँ उसके हाँ, बीच में पतली सी राइट। इसकी स्लाइस आती है ना, हम्म। अमूल की या कई लोग ब्रांड की। वो अलग एक चीज है, बिल्कुल चीज जो तो है क्या एक्चुअली। भारतवर्ष में जो चीज हम लोगों को मिलती है ये भी उसी माध्यम से बनाई जा रही होगी? हाँ, ये भी इसको फर्मेंटेशन तो के माध्यम से तत्काल ही बनता बंद कर देना चाहिए यानी। है। ये तो बहुत अच्छी बात तुम लोग के दिमाग में आई। बहुत बहुत उपयोगी उनका धर्म, जानकारी। इसकी अनुमति देता है बेटा। वो लोग तो गाय का मांस खाते हैं, है ना। और बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में भी आदरणीय राजनेता लोग, अब नाम नहीं लूंगा, आदरणीय राजनेता लोग भी पोस्ट करते हैं कि देखो मैं गाय का मांस खा रहा हूं। केवल में इस तरह के पोस्टर्स लगते हैं कि अगर आपको गाय का मांस सार्वजनिक रूप से खाना है तो कांग्रेस को वोट दीजिए। चलिए, ये राजनीति की बात हम लोग ना करें। तो गुरुदेव लेकिन लिख एक रहे बहुत हैं। उपयोगी चीज आज से अभी से पता चल गई कि जिस चीज को हम लोग मतलब स्वाद के लिए और उसके लिए करते थे, उसका तो हाँ, निर्माण ही गलत तरीके से तो अब से बंद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सूक्ष्म जीव विज्ञानियों ने फफूंदी के विलगन से रैनेट की तरह के ही कीड़ाणुओं के उत्पादन की विधि खोजी। इससे केवल 1 ग्राम तैयार पदार्थ 700 किलोग्राम पनीर बनाने को पर्याप्त होता है। विभिन्न प्रकार के दूषणों के लिए सूक्ष्मजीवी जिम्मेदार माने जाते हैं, किंतु पर्यावरण की सफाई में भी सूक्ष्मजीवी की उतनी ही प्रमुख भूमिका है। गंदे द्रव की सफाई की मोटे तौर पर 3 विधियां हैं: क्रियाशील, कीचड़ विधि, निस्पंदन तथा किण्वीकरण। इन 3 विधियों में सूक्ष्म जीवियों की प्रमुख भूमिका है। यहाँ पे गुरुदेव हम लोग को बता रहे हैं कि जो गंदा पानी होता है, सीवेज का पानी, बहुत ही गंदा पानी जो है, जो जिसके कारण पर्यावरण थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो उस पर्यावरण की खराबी को ठीक करने के लिए 3 तरीके हैं: एक तो क्रियाशील विधि, एक कीचड़ विधि, निस्पंदन तथा किण्वीकरण। तीनों विधियों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका प्रमुख है। तीसरी विधि मीथेन किण्वीकरण में एक विशेष प्रकार के जीवाणु। जी बेटी सिद्धि। सर ये बताइए, ये जो अमूल का चीज आ रहा है, क्या इसमें भी सब कुछ ऐसा मिला होता है? बेटा, इसमें रेननेट का इस्तेमाल मैं अमूल का चीज पढ़ करके तब तुम्हें बताऊंगा बेटा। कि ठीक बताना है, जरूर। हाँ। जैसे उसमें ठीक है, हॉलमार्क तो जो लिखा है वो ग्रीन वेजिटेरियन लगा है। जी जी, मैं पढ़ के बताऊंगा बेटा। क्योंकि रेननेट अब सूक्ष्म जीवियों के द्वारा भी मिलने लगा है, तो हो सकता है वो सूक्ष्म जीवी वाला मेथड यूज करते हो। पर ये हम तुम्हें बता सकते हैं कि अब हम लोगों को थोड़ा सा सतर्क होकर के भोजन खाना चाहिए, है ना। क्योंकि गायत्री महाविज्ञान के भाग 3 में, जहां पे गुरुदेव बता रहे हैं कि आत्मा के ऊपर 5 कोष होते हैं: प्राणमय कोष, अन्नमय कोष पहले होता है, अन्नमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। तो गुरुदेव ने लिखा है उसमें, गायत्री महाविज्ञान भाग 3 में, अन्नमय कोष के बारे में, कि अगर आप मांसाहार खाते हैं तो आज नहीं, कई कई जन्मों के बाद आपके अन्नमय कोष में ऐसी खराबी आएगी कि आप बीमार पड़ जाएंगे। और ये परम पूज्य गुरुदेव लिख रहे हैं, मैं नहीं बता रहा। गायत्री महाविज्ञान भाग 3 अन्नमय कोष। अगर आपने मांसाहार किया तो आपका अन्नमय कोष खराब हो जाएगा, और इस जन्म में नहीं तो किसी भी जन्म में आगे चल करके 5 6 7 आगे कितने भी जन्म, क्योंकि उसमें विकृति आ जाएगी, अन्नमय कोष में विकृति आ जाएगी। और वो विकृति कभी भी परिलक्षित होगी, कब होगी ये नहीं कह सकते। वो तब तक नहीं होगी जब तक कि आपके जितने भी सौभाग्य हैं वो उदय नहीं हो जाते। जब कभी दुर्भाग्य का उदय होगा या कोई बुरा संस्कार उदय होगा तो वो बीमारी के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अरे आवाज ही गायब हो सर आपने अपने आप को म्यूट कर दिया था। हाँ, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो ये 3 विधियों हैं उनमें सूक्ष्म जीवियों की भूमिका प्रमुख है। तीसरी विधि मीथेन किण्वीकरण में एक प्रकार के जीवाणु कार्बनिक गंदगी को कार्बनिक अम्ल में बदल देते हैं। उसके बाद मीथेन जीवाणु कार्बनिक अम्लों को मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। और आप सबको पता है हम लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है? ईंधन।
ईंधन के लिए हमें पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी चाहिए, पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी चाहिए, जो घरों में पहुंच रही है पाइप के द्वारा। तो इसी तरह का एक ईंधन बन सकता है मीथेन। मीथेन जो है बहुत ही स्वच्छ ईंधन है, क्योंकि जब ये जलता है तो इससे कोई गंदगी नहीं निकलती, और इससे केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है ना, और कोई प्रदूषण वाली गैसेस नहीं निकलती। तो गुरुदेव कह रहे हैं जो गंदा पानी है, उस गंदे पानी में अगर हम फर्मेंटेशन करें जीवाणुओं के द्वारा, तो जो ऑर्गेनिक गंदगी है, कार्बनिक गंदगी, वो कार्बनिक एसिड बन जाएगी। उसके बाद उसमें मीथेन जीवाणु डाल दो, तो कार्बोनिक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन बना देगा। CO2 तो इनर्ट है, उसका तो कुछ भी इस्तेमाल नहीं, वो तो वातावरण में चली जाएगी। लेकिन मीथेन जलती है, ज्वलनशील है, और इसको ईंधन की तरह से प्रयोग कर सकते हैं। इस विधि में की गति मंद होती है, पर लाभ यह है कि गंदगी की ऊर्जा का 80% से अधिक मीथेन के रूप में मिल सकता है। गुरुदेव लिख रहे हैं कि ये मंद गति से क्रिया होती है, पर लाभ यह है कि गंदगी की ऊर्जा का 80% से अधिक मीथेन के रूप में मिल सकता है। मीथेन का एक स्वच्छ ईंधन की तरह प्रयोग संभव है। इस तरह सूक्ष्म जीव दुनिया की एक और बड़ी समस्या के समाधान में सहायक हो सकते हैं, अर्थात ईंधन भी दे सकते हैं वो हम लोग को। अब हम लोग आते हैं अमीनो एसिड के बारे में। आप सबको पता है हमारे भोजन में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो ज्यादा मात्रा में लेते हैं। जो ज्यादा मात्रा में लेते हैं वो चीजें हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, और जो कम मात्रा में लेते हैं वो है विटामिन, मिनरल और वाटर। तो जो प्रोटीन्स हैं वो समझ लीजिए जैसे एक मकान ईंटों से मिलके बना है, तो वैसे ही प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स के मिलने से बनी है। अमीनो एसिड छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन अनिवार्य रूप से होती है। तो अमीनो एसिड के बहुत सारे जरूरी है। जी दीदी, अमीन जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं वो प्रोटीन अमीनो एसिड्स के मिलने से बनती है। ये अमीनो एसिड्स 20 तरह के होते हैं लगभग, और इनमें से 9 अमीनो एसिड हैं जो हमको भोजन में मिलने ही चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर इन अमीनो एसिड्स को बना नहीं सकता, ये तो भोजन से प्राप्त करने होते हैं। तो जो अमीनो एसिड हमारा शरीर बना नहीं सकता उनको हम एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। ये एसेंशियल अमीनो एसिड मतलब अत्यंत आवश्यक अमीनो एसिड जो हमें भोजन के द्वारा मिलने चाहिए। यहाँ पे हम आपको एक बात बता दें कि ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हैं ये 9 होते हैं। ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, फेनिलैलेनिन, वैलिन, इस तरह से करके ये जो अमीनो एसिड्स हैं उनमें से एक इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड लाइसिन है। इस अमीनो एसिड को अगर हम गेहूं के आटे में या मक्के के आटे में केवल 0.25% मिला दें, लाइसिन को अगर हम मक्के के या गेहूं के आटे में मिला दें तो 0.25%, ज्यादा भी नहीं, तो आटे की जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो बढ़ के दूध के बराबर हो जाती है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गुरुदेव ने। और आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी में गुरुदेव ने ये बता के, मतलब ये लिख के गए हैं कि जो गरीब लोग हैं वो लोग दूध नहीं पी सकते, दाल नहीं खा सकते, पर सोयाबीन एक सस्ता अनाज है, उस सोयाबीन से दूध कैसे बनाए इसकी विधि बता के गए हैं गुरुदेव। ये आप लोग अभी पढ़िएगा कि सोयाबीन से दूध कैसे बनाया जाता है। वहीं पे गुरुदेव लिख रहे हैं कि गेहूं का आटा ले लो या मक्के का आटा ले लो, उसमें 0.25% लाइसिन मिला दो। 0.25% लाइसिन मिलाएंगे तो उस आटे की जो बायोलॉजिकल वैल्यू है प्रोटीन के मामले में वो बढ़कर दूध के बराबर हो जाती है। पशुओं को भी चारे के साथ दिए जाने पे लाइसिन बहुत लाभ पहुंचाता है। जो किसान लोग हैं वो अगर दूध के लिए गाय भैंस पालते हैं, अगर उनके चारे में वो लाइसिन मिला दें तो वो बहुत ज्यादा दूध देने लगेंगी। सूक्ष्म जीवों की सहायता से अनाज के खाद्य मान को भी बढ़ाया जा सकता है। अब अगर हम अनाज की जैविक वैल्यू को, खाद्य मान मतलब उसकी फूड वैल्यू को भी बढ़ाएं तो सूक्ष्म जीवों के लिए उसमें क्या कर सकते हैं, सूक्ष्म जीवों की सहायता ले सकते हैं। मनुष्य के लिए 20 में से, मैंने आपको बताया था ना, 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, और तरह तरह के अमीनो एसिड मिलकर के तरह तरह की प्रोटीन बनती है ना। और ये प्रोटीन से क्या होता है, हमारा शरीर बनता है।
ये शरीर बढ़ता है, छोटा बच्चा बड़ा होता है तो उसकी सेल्स के बनाने में ये प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। और बड़े लोगों को भी प्रोटीन चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में भी तो टूट फूट होती रहती है। आप सबको पता है ना कि हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो जीवन के अंत तक हमारा साथ नहीं देने वाली। उनमें से अनेक मरती रहती हैं, जो मरती हैं वो नई बनती हैं, जो नई बनती हैं उनके लिए प्रोटीन चाहिए। तो आमतौर पर प्रोटीन कितना चाहिए होता है? जितने किलो आपका वजन है उतने ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए ही चाहिए प्रतिदिन। अगर आप 60 किलो के हैं तो 60 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन आपको खानी चाहिए। तो गुरुदेव लिख रहे हैं कि प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं। अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से प्रोटीन बनती है। अलग अलग अमीनो एसिड्स मिलकर के अलग अलग प्रोटीन बनाते हैं। तो इन 20 में से 9 अमीनो एसिड ऐसे हैं, अमीनो अम्ल, जो आवश्यक होते हैं। हमारा शरीर इनको बना नहीं सकता। अन्य प्रोटीन पशु प्रोटीनों से घटिया होते हैं, अतः इनमें कुछ अमीनो अम्लों की कमी होती है। अच्छा, अक्सर आपने सुना होगा बहुत सारे मरीज ये कहते हैं, आज भी अभी मैं अस्पताल में बैठा था तो एक दीदी आई, हमने कहा आप मांस मछली अंडा तो नहीं खाती? तो बोली नहीं, हमको डॉक्टर ने बताया है। आमतौर पर डॉक्टर लोग ऐसा करते हैं कि वो कहते हैं कि भाई मांस मछली अंडा खाओ। वो कहते हैं कि ये जो एनिमल प्रोटीन है ये वेजिटेबल प्रोटीन से हाई स्टैंडर्ड की है। वो जो डिफरेंस बताते हैं वो सिर्फ इसलिए कि कुछ इसमें अमीनो एसिड कम होते हैं। लेकिन एक बहुत काम की बात आपको बताते हैं। हमारे भारतीय ऋषि एक भोजन बना के गए जिसे हम लोग कहते हैं खिचड़ी। खिचड़ी में दाल और चावल दोनों मिलता है। तो जो ये 9 अमीनो एसिड जो कि हमारा शरीर बना नहीं पाता, तो उसमें से एक अमीनो एसिड दाल में नहीं होता, और जो दाल में अमीनो एसिड नहीं होता वो चावल में होता है, और चावल में भी एक अमीनो एसिड कम होता है, जो चावल में नहीं है वो दाल में। तो दाल और चावल मिला के अगर आप खाएंगे तो जितने एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो सब आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवों की सहायता से, व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवों की सहायता से अमीनो अम्लों का उत्पादन किया जा रहा है। साथ ही जापानी सूक्ष्म जीव वैज्ञानिकों ने ग्लूनेटिक अम्ल तैयार करने वाला जीवाणु ढूंढ लिया है। प्रदीपन से यही जीवाणु एक उत्पत्ति पैदा करता है जो लाइसिन नामक पदार्थ के बड़े पैमाने पर उत्पादन में सहायक है। गुरुदेव बता रहे हैं जापान में सूक्ष्म जीव वैज्ञानिकों ने एक ग्लूनेटिक एसिड तैयार करने वाला जीवाणु ढूंढ लिया है, और जब हम इसका किण्वीकरण करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, तो एक ये मेटाबोलाइट पैदा करता है जो कि लाइसिन नामक पदार्थ का बहुत बड़े पैमाने पे उत्पादन करता है। और ऊपर हमें गुरुदेव बता चुके हैं कि एनिमल प्रोटीन को जो डॉक्टर लोग अच्छा बताते हैं वो सिर्फ इसलिए कि उनमें एमिनो एसिड्स ज्यादा होते हैं। तो जो एमिनो एसिड्स ज्यादा हैं उसकी कमी को हम लाइसिन मिला करके पूरा कर सकते हैं। अगर आप गेहूं के आटे में 0.25% लाइसिन मिला दें तो उसकी वैल्यू दूध के बराबर हो जाएगी। ऐसे स्वादहीन विभिन्न खाद्य पदार्थ जो विश्व में उपलब्ध हैं और अभी खाद्य प्रयोग में नहीं आते, उन्हें स्वादिष्ट बनाने में भी सूक्ष्म जीवों की मदद जरूरी है। इस तरह पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और विश्व खाद्य समस्या, विश्व की इन दो सबसे बड़ी समस्याओं के समाधान में सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, ये समझाने के लिए गुरुदेव बता रहे हैं कि देखो ईश्वर ने कितनी तुम्हारी समस्याओं का समाधान करने के लिए छोटे छोटे जीवधारी भी तुम्हारे साथ बना करके रखे। बार बार अपने मन में ये बात गांठ बांध करके चलिए कि वो ईश्वर कितना महान है। देखो उसकी महानता कि उसने छोटे छोटे जीवधारियों को हमारी मदद के लिए बना करके पहले से ही रख दिया। हमारी दो सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? एक समस्या तो है खाद्य की। तो खाद्य की समस्या के लिए गुरुदेव ने बताया क्या करो, गेहूं के आटे में लाइसिन मिला दो 0.25%, उसकी वैल्यू दूध के बराबर हो जाएगी। भाई दूध गरीब लोग खरीद नहीं सकते, दूध इतना ज्यादा पैदा नहीं हो सकता कि हर एक व्यक्ति पी ले, पर गेहूं के आटे में, मक्के के आटे में लाइसिन 0.25% मिलाया, बायोलॉजिकल वैल्यू, फूड वैल्यू उसकी दूध के बराबर हो गई। ऐसे स्वादहीन विभिन्न खाद्य पदार्थ जो विश्व में उपलब्ध हैं पर अभी खाद्य प्रयोग में नहीं आते, उन्हें स्वादिष्ट बनाने में भी सूक्ष्म जीवों की मदद जरूरी है। और दो सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? पर्यावरण और प्रदूषण की और विश्व खाद्य समस्या। इन दो के लिए भी सूक्ष्म जीवी गुरुदेव बता रहे हैं कि भगवान ने बना के रखे हैं।
आबादी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या के क्षेत्र में भी परिवार नियोजन निरोधक गोलियों के निर्माण में इनका विशिष्ट योगदान है, क्योंकि परिवार नियोजन के लिए जो गोलियां बनती हैं, टेबलेट्स बनती हैं, उनमें हार्मोन्स चाहिए होते हैं। अभी तक ये हार्मोन्स बड़ी मुश्किल से बनते थे। भेड़ की ऊन के फैट से कोलेस्ट्रॉल बनाया जाता था, कोलेस्ट्रॉल से केमिकल पद्धति से फिर उससे हार्मोन बनते थे। तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में जमीन के नीचे एक अरबी जैसा कंद पैदा होता है पेड़ों में। उस अरबी जैसे कंद से केमिकल्स मिलते थे, उन केमिकल से बनाते थे परिवार नियोजन वाली गोलियां। पर धीरे धीरे पेड़ उखड़ते गए, कम होते गए, तो फिर सूक्ष्म जीवी हमारी मदद के लिए आए। तो आबादी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या के क्षेत्र में परिवार नियोजन निरोधक गोलियों के निर्माण में इनका विशिष्ट योगदान है। मनुष्य को निरोग बनाने हेतु उपचारों, औषधियों के निर्माण में भी इनकी अनिवार्यता है। ऊर्जा की समस्या में भी उनकी सहायता समाधान कारक सिद्ध होगी। विकास तथा प्रौद्योगिक प्रगति में प्रौद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान की विशिष्ट भूमिका है। कृषि, कोशिकीय, आणविक, आनुवांशिक तथा विकिरण जीव वैज्ञानिक अनुसंधान इसकी शाखाएं हैं। उद्योग, अभियांत्रिकी, औषध क्षेत्र में इनका प्रभावी परिणाम सामने है। एक पूर्ण पोषित मनुष्य अपने जीवन में पानी और ऑक्सीजन के साथ साथ बड़ी तादाद में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ग्रहण करता है। इनका उत्पादन सूक्ष्म जीवों पर ही निर्भर करता है। पानी को प्राकृतिक रूप से शुद्ध कौन करता है? सूक्ष्म जीव। ये हमने आपको बताया था ना कि गंगा में पानी खराब नहीं होता, इसलिए क्योंकि गंगा के पानी में अगर बैक्टीरिया पड़ जाएंगे, उसको सड़ाएंगे, तो गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस है, वो बैक्टीरिया के पेट में घुस जाएगा और बैक्टीरिया के पेट में घुस के अपने जैसे तमाम वायरस बनाएगा। बैक्टीरिया मर जाएगा और वायरस बाहर निकल आएंगे। वायरस हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है वो वाला बैक्टीरियोफेज, लेकिन गंगा के पानी को सड़ाने में जो बैक्टीरिया वहां पे आएगा गंगा के पानी में, उसका खात्मा कर देंगे बैक्टीरियोफेज वायरस। तो गुरुदेव यही बात बता रहे हैं कि पूर्ण पोषित मनुष्य अपने जीवन में पानी, ऑक्सीजन के साथ साथ बड़ी तादाद में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ग्रहण करता है। इनका उत्पादन सूक्ष्म जीवों पर ही निर्भर करता है। पानी को प्राकृतिक रूप से शुद्ध कौन करता है? सूक्ष्म जीव। चलिए आज के लिए इतना ही। अब आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे। आप लोगों में से किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइएगा। जी आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया कि जो आटा है, आटे के अंदर हमको एक चीज मिला लेनी है, वो साइंटिफिक नाम आपने, उसका साइंटिफिक नाम है लाइसिन। ये एसेंशियल एमिनो ये एसिड्स हैं। कैसे और कहाँ से प्राप्त होगा एक आम व्यक्ति को? कैसे समझे कि क्या होता है? अच्छा, लाइसिन जो है एसेंशियल एमिनो एसिड्स, ये बनते जो हैं ये सूक्ष्म जीवियों के द्वारा बनाए जा रहे हैं। पहले तो बड़ी मुश्किल से इनका उत्पादन होता था। गुरुदेव ने इस पुस्तक में इनका जिक्र इसीलिए किया है कि लाइसिन नामक एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल एमिनो एसिड जो कि हमारे शरीर में बन नहीं सकता, इसको बाहर से बना बनाया रेडीमेड खरीदना पड़ेगा हमें। तो वो लाइसिन जो है वो रेडीमेड खरीदने पड़ेगा, मतलब कि हमको रेडीमेड ये भोजन से प्राप्त करना पड़ेगा। तो अगर हम मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब है, दूध नहीं पी सकता, दालें नहीं खा सकता, प्रोटीन के अन्य सोर्स हैं जैसे फलियां हैं तो उनको नहीं खा सकता, तो केवल साधारण मक्का या साधारण आटा जो ले, उस आटे में भी 0.25% लाइसिन ले तो उससे जो भोजन है उसकी फूड वैल्यू बढ़ जाएगी, उसका भोजन का ये तो पदार्थ स्पष्ट हो गया, ये आपने स्पष्ट कर दिया था। ये कहाँ से और कैसे मिलेगा? मतलब ये क्या कोई केमिस्ट की दुकान से खरीदने की चीज है या किराने की दुकान से खरीदने की चीज नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हमें किराने कैसे की प्राप्त दुकान से होगा? नहीं। क्या कहना ये तो होगा? ये तो ये तो केमिकल है जो दवा कंपनियां बनाती हैं और एसेंशियल एमिनो एसिड्स के नाम से। जैसे डॉक्टर लोग लिखते हैं ना कि कोई व्यक्ति कमजोरी की कंप्लेन करता है तो वो कहते हैं प्रोटीन बिस्किट्स आते हैं, जीआरडी बिस्किट्स आते हैं, वो खा लो, या प्रोटीन एक्स पाउडर खा लो, या प्रोटीन एक्स के ग्रेन्यूल्स आते हैं, प्रोटीन के सप्लीमेंट आते हैं, उसमें लाइसिन मिला होता है। अलग से भी इसको प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ये मेडिकल कंपनीज के द्वारा ही बनता है। मार्केट में अलग से लाइसिन की सप्लाई तो नहीं होती, लेकिन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम से इसके कैप्सूल और पीने के सिरप आते हैं। जी, तो ये अभी थोड़ा सा मतलब मुश्किल सा वो चैप्टर हो गया, क्योंकि गुरुदेव ने यहाँ पे जिक्र करना कि खाने वाले आटे में उसकी हाँ मतलब 0.25 की मात्रा मिला लें,
तो यदि हाँ इसको वास्तविकता में करना चाहे तो अभी तो इसको पाना ही संभव नहीं होगा यानी। नहीं नहीं, तो इसको पाने के लिए फिर हमें प्रयास करना पड़ेगा। हम लोग पता करते हैं कि मेडिकल इंडस्ट्रीज में, मेडिसिन इंडस्ट्री में क्या ये आसानी से अवेलेबल है, क्योंकि हमें मालूम है हमारे एक मित्र का बच्चा गायों के दूध बढ़ाने का दवाई बेचता है, वो उसका काम है ये, पूरे भारत में घूम घूम के वो, तो उसमें भी ये लाइसिन नाम के वो केमिकल एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, उनके में वो छोटी छोटी पुड़ियां बना के देते हैं कि अपने गाय को भोजन कराओ तो उसकी भूसी में, उसकी खली में, उसकी सानी में ये पाउडर मिला दो थोड़ा सा, तो उससे उसका उसका दूध दूध बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा। हाँ, तो वो एसेंशियल एमिनो एसिड्स और जो कैल्शियम और वाइटामिन ये सब चीजें उसमें मिला के देते हैं ताकि जानवर स्वस्थ हो और दूध ज्यादा दे, और दूध की गुणवत्ता अच्छी हो जाती है, दूध की वैल्यू अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में आज केवल गुरुदेव हमको इस स्वाध्याय के माध्यम से यही बता रहे हैं कि ईश्वर कितना महान है कि उसने सूक्ष्म जीव भी हमारी मदद के लिए बना के रखे हैं और प्रदूषण और खाद्य की समस्या का समाधान कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति।